माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस महफिल में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आज शब्दों के पीछे छिपे उन खामोश इशारों की बात करेंगे जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई बहुत जबरदस्त आइडिया हो, कोई ऐसी बात जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जब आप उसे किसी के सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दीवार से बात कर रहे हो। लोग आपकी बात सुनते तो है, पर उन पर कोई असर नहीं होता। आप पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, सारा डेटा आपकी उंगलियों पर होता है, आपकी नीयत साफ होती है, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन नहीं बन पाता। मेरा एक छोटा भाई है रोहन, जो बिल्कुल इसी दौर से गुजर रहा था। रोहन की उम्र करीब 27 साल होगी। एक मेहनती लड़का जो अपनी मार्केटिंग एजेंसी में पूरी जान लगा देता था, लेकिन मीटिंग्स में वो हमेशा इनविजिबल महसूस करता था। उसे लगता था कि शायद उसकी आवाज में वो दम नहीं है, या शायद उसके आइडियाज उतने महान नहीं हैं जितना वो समझता है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी भाई। बात आइडियाज की नहीं थी, बल्कि उन सीक्रेट सिग्नल्स की थी जो वो अनजाने में दुनिया को भेज रहा था। हम सब हर पल, हर सेकंड हजारों छोटे छोटे संकेतों या क्यूज के जरिए लोगों को बता रहे होते हैं कि हम कौन हैं, हम पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, और क्या हम वाकई काबिल हैं। उस दिन रोहन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन देने गया था। उसने हफ्तों रातें काली की थी। हॉल में घुसते ही उसने एक गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की, पर जैसे ही उसने अपना नाम बताया, उसकी आवाज के आखिर में एक हल्का सा अपस्विंग था, जैसे वो कोई जानकारी नहीं दे रहा बल्कि इजाजत मांग रहा हो। उसने कहा, मेरा नाम रोहन है। ये सुनने में एक सवाल जैसा लगा। इसे एक्सपर्ट्स क्वेश्चन इन्फ्लेक्शन कहते हैं। रोहन को लगा कि वो विनम्र बन रहा है, पर सामने बैठे क्लाइंट्स के दिमाग ने तुरंत एक सिग्नल पकड़ा कि ये लड़का खुद अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। और यही तो खेल है क्यूज का। हमारा शरीर वो सब कुछ कह देता है जो हमारी जुबान छिपाना चाहती है। रोहन ने अपनी बात जारी रखी, पर उसके हाथ मेज के नीचे छिपे थे। उसे लगा ये प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन सामने वाले के लिजर्ड ब्रेन को लगा कि ये इंसान कुछ छिपा रहा है। जब हमें किसी के हाथ नहीं दिखते तो हमारा दिमाग अनजाने में असुरक्षित महसूस करने लगता है। रोहन पसीना पोंछने के लिए बार बार अपनी जांघों पर हाथ रगड़ रहा था, जिसे सेल्फ सूदिंग कहते हैं। उसे लगा वो बस अपनी घबराहट शांत कर रहा है, पर क्लाइंट को लगा कि ये आदमी तो डरपोक है। पूरी मीटिंग के दौरान क्लाइंट के चेहरे पर एक छोटा सा इशारा उभरा। उनके होंठ एक तरफ से हल्के से मुड़े, जिसे माउथ श्रग कहते हैं। रोहन ने इसे अनदेखा कर दिया और अपनी रटेटाई स्लाइड्स पढ़ता रहा। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उस छोटे से इशारे का मतलब था, मुझे तुम्हारी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया इसे खत्म करो। जब रोहन उस मीटिंग से बाहर निकला तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। तभी उसकी मुलाकात वनेसा से हुई, जो उस कंपनी में एक सीनियर बिहेवियरल कंसल्टेंट थी। वनेसा उसे बस एक एल्डर सिस्टर की तरह देख रही थी, कोई भारी भरकम लेक्चर देने के मूड में नहीं। उन्होंने रोहन को एक कॉफी ऑफर की और बस इतना कहा, रोहन, तुम्हारी आवाज बहुत कुछ कह रही थी, पर तुम्हारा शरीर कुछ और ही कहानी सुना रहा था। तुम्हें पता है, दुनिया तुम्हें केवल 2 पैमानों पर नापती है, वार्मथ और कॉम्पिटेंस। रोहन ने उलझन में पूछा, वार्मथ और कॉम्पिटेंस क्या मतलब? वनेसा ने मुस्कुराते हुए समझाया कि भाई देखो, जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, हमारा दिमाग सबसे पहले 2 सवाल पूछता है। पहला, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? ये वार्मथ है। और दूसरा, क्या तुम काबिल हो? ये कॉम्पिटेंस है। अगर तुम बहुत ज्यादा वार्म हो, यानी हर बात पर मुस्कुराते हो, सर हिलाते हो, तो लोग तुम्हें पसंद तो करेंगे, तुम्हें स्वीट हार्ट कहेंगे, पर तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। और अगर तुम बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट दिखते हो, एकदम स्टिफ और पाव वाली बातें करते हो, तो लोग तुम्हें बुद्धिमान तो समझेंगे, पर शायद तुमसे जुड़ नहीं पाएंगे।
वे तुमसे डरेंगे या तुम्हें कोल्ड समझेंगे। असली करिश्मा तब पैदा होता है जब तुम इन दोनों का एक सही बैलेंस बना लेते हो, जिसे वनेसा ने करिश्मा जोन कहा। रोहन को अपनी गलती समझ आने लगी। वो या तो बहुत ही नाइस गाय बनने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसकी कॉम्पिटेंस दब रही थी, या फिर बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन होकर अपनी वार्मथ खो रहा था। वो उस डेंजर जोन में गिर गया था जहां न तो लोग उस पर भरोसा कर पा रहे थे और न ही उसकी काबिलियत को पहचान रहे थे। वनेसा ने उसे एक पुरानी पेंटिंग का उदाहरण दिया, दा विंची की द लास्ट सपर। उन्होंने बताया कि कैसे उस पेंटिंग में जीसस के हाथों की बनावट में ही वार्मथ और कॉम्पिटेंस का तालमेल छिपा है। एक हथेली ऊपर की ओर है, खुली हुई, भरोसेमंद, वार्मथ का इशारा, और दूसरी हथेली नीचे की ओर, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक, यानी कॉम्पिटेंस। ये कोई जादू नहीं है रोहन, ये एक भाषा है जो सदियों से हमारे डीएनए में बसी है। हम बस इसे बोलना भूल गए हैं। रोहन को लगा जैसे उसकी आंखों से कोई पर्दा हट गया हो। उसे याद आया कि कैसे वो मीटिंग में अपने कंधे झुकाए बैठा था, जैसे वो खुद को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो लो कॉन्फिडेंस का सीधा सिग्नल है, जबकि जो लोग कमरे पर राज करते हैं वे जगह घेरते हैं, जिसे एक्सपांशन कहा जाता है। वनेसा ने उसे बताया कि हमारे क्यूज संक्रामक होते हैं, यानी कॉन्टेजियस। अगर तुम घबराए हुए कमरे में घुसते हो तो सामने वाला भी अनजाने में तनाव महसूस करने लगता है। इसे इमोशनल कॉन्टेजन कहते हैं। रोहन ने गौर किया कि मीटिंग में जब वो अपनी फाइलें जोर से पकड़कर खड़ा था, जिसे ब्लॉकिंग कहते हैं, तो क्लाइंट ने भी अपने हाथ बांध लिए थे। उसने अपनी वार्मथ के दरवाजे बंद कर दिए थे, इसलिए क्लाइंट भी क्लोज्ड माइंडेड हो गया। वनेसा ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने तो तुम्हें पहले अपनी खामोश भाषा को ठीक करना होगा। तुम्हें वो सिग्नल्स भेजने होंगे जो लोगों को मजबूर कर दें कि वे तुम्हारी इज्जत भी करें और तुमसे प्यार भी। रोहन को उस शाम पहली बार एहसास हुआ कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये उन हजारों माइक्रोस का ताना बाना है जो हम हर पल बुनते हैं। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पर काम नहीं करेगा, बल्कि अपनी उस इनविजिबल लैंग्वेज को भी सुधारेगा जो अब तक उसके खिलाफ काम कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि असल ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि अपने शरीर और आवाज के उन छोटे छोटे सुरों को सही जगह बिठाने में है। उस दिन कॉफी शॉप से बाहर निकलते समय रोहन की चाल में एक अलग ही ठहराव था, जैसे उसने अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी पहेली का पहला हिस्सा सुलझा लिया हो। उसे अभी बहुत कुछ सीखना था, आवाज का उतार चढ़ाव, आंखों का सही इस्तेमाल और अपनी मौजूदगी का जादू। पर शुरुआत हो चुकी थी। उसे अब समझ आ गया था कि वो इनविजिबल नहीं था। बस गलत फ्रीक्वेंसीज पर ब्रॉडकास्ट कर रहा था। अब उसे अपनी फ्रीक्वेंसी सही सेट करनी थी। अगले कुछ दिन रोहन के लिए बड़े अजीब थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई नई भाषा सीखने को मिल गई हो, पर वो उसे ठीक से बोल नहीं पा रहा था। वो जब भी किसी से मिलता, उसका पूरा ध्यान अपनी बॉडी और हाथों पर चला जाता। वनेसा ने उसे एक पुरानी लाइब्रेरी के पास वाली कॉफी शॉप में बुलाया था। रोहन वहां पहले पहुंच गया और खिड़की वाली मेज पर बैठकर लोगों को देखने लगा। उसने गौर किया कि एक लड़का अपने दोस्त की बात सुनते वक्त लगातार अपना गला सहला रहा था। रोहन को याद आया, वनेसा ने इसे वेंटिलेशन कहा था। जब हमें घुटन या बेचैनी महसूस होती है तो हम अपनी गर्दन के पास
हवा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तभी वनेसा पीछे से आई और उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। रोहन झटके से सीधा होकर बैठ गया। वनेसा हंसी और बोली, इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है रोहन, तुम कोई रोबोट नहीं बन रहे, तुम बस अपनी सोशल इंटेलिजेंस को जगा रहे हो। रोहन ने अपनी कॉफी का घूंट भरा और बोला, दीदी, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। कल मैं एक पुराने दोस्त से मिला और मैं बस यही सोचता रहा कि मेरे हाथ कहाँ है, मैं सर कितना हिला रहा हूं, मुझे डर है कि मैं बनावटी न लगूं। वनेसा ने कुर्सी खींचते हुए कहा, शुरुआत में ऐसा ही होता है। जैसे जब हम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमारा ध्यान क्लच और गियर पर होता है, पर धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाता है। चलो आज तुम्हें वार्मथ के कुछ जादुई इशारे सिखाती हूं, जो बिना कुछ बोले लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि तुम उन्हें पसंद करते हो और उन पर ध्यान दे रहे हो। उन्होंने रोहन को आईब्रो रेज के बारे में बताया। जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं या जिससे हमें ततरा नहीं होता, तो हमारी भौहें एक सेकंड के एक हिस्से के लिए ऊपर उठती है। ये एक बहुत ही छोटा सा फ्लैश होता है। वनेसा ने समझाया कि ये सेफ्टी सिग्नल है। जब तुम दूर से किसी को देखकर अपनी भौहें हल्की सी ऊपर उठाते हो तो सामने वाले का दिमाग तुरंत शांत हो जाता है। उसे लगता है ये इंसान दोस्त है। रोहन ने कोशिश की, पर उसने अपनी भौहें इतनी ऊपर चढ़ा ली कि वो डरा हुआ दिखने लगा। वनेसा खिलखिलाकर हंसी, अरे भाई, डराना नहीं है, बस एक छोटा सा हल्का सा इशारा। फिर उन्होंने बात की ट्रिपल नॉड की। वनेसा ने कहा, रोहन, क्या तुम्हें पता है कि ज्यादातर लोग तब चुप हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी बात नहीं सुन रहा। अगर तुम चाहते हो कि कोई अपनी बात खुलकर कहे तो बस 3 बार धीरे धीरे सर हिलाओ। 1, 2, 3। ये गो ऑन का इशारा है। रोहन ने इसे आजमाने का सोचा। उसने देखा कि कैफे का वेटर थोड़ा परेशान लग रहा था। जब वो ऑर्डर लेने आया तो रोहन ने वनेसा की बात याद रखी। वेटर ने कुछ कहा और रोहन ने बस धीरे से 3 बार सर हिलाया। नतीजा हैरान करने वाला था। वेटर रुक गया और अपनी शिफ्ट की मुश्किलों के बारे में 2 लाइनें और बोल गया। उसे लगा कि रोहन वाकई उसकी बात में दिलचस्पी ले रहा है। वनेसा ने आंख मारते हुए कहा, देखा, इसे कहते हैं नॉन वर्बल एनकरेजमेंट। लेकिन वनेसा ने उसे सावधान भी किया। उन्होंने बताया कि अगर तुम बहुत तेजी से सर हिलाते हो, जैसे हाँ मुझे पता है, तो वो सामने वाले को चुप कराने का इशारा बन जाता है। उसे दी शुशक कहते हैं। तो याद रखना, रफ्तार धीमी होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने हेड टिल्ट यानी सर को एक तरफ हल्का सा झुकाने की बात की। वनेसा ने समझाया कि जब हम अपना सर झुकाते हैं तो हम अपनी गर्दन की नसें, कैरोटिड आर्टरी, सामने वाले के लिए खोल देते हैं। ये कुदरती तौर पर वल्नरेबिलिटी यानी संवेदनशीलता का इशारा है। इसका मतलब है मैं तुम्हें सुन रहा हूं और मैं तुम पर भरोसा करता हूं। रोहन को याद आया कि उसकी मां हमेशा ऐसा करती थी जब वो बचपन में उन्हें अपनी कहानियां सुनाता था। उसे वो सुकून याद आ गया। वनेसा ने कहा कि अगर तुम किसी गंभीर मीटिंग में हो और कोई बहुत जरूरी बात कर रहा है तो बस अपना सर हल्का सा एक तरफ झुका लो। तुम देखोगे कि सामने वाला इंसान ज्यादा गहराई से बात करने लगेगा। लेकिन रोहन के मन में एक सवाल था, दीदी, अगर मैं ये सब वार्मथ वाले इशारे करूं तो क्या लोग मुझे कमजोर नहीं समझेंगे? आपने ही तो कहा था कि कॉम्पिटेंस भी जरूरी है। वनेसा ने मेज पर अपने हाथ रखे और अपनी उंगलियों के पोरों को आपस में जोड़ लिया, जैसे एक मंदिर का शिखर हो। उन्होंने कहा, यही काम आता है दी स्टीपल। ये दुनिया का सबसे ताकतवर कॉम्पिटेंस का इशारा है।
उन्होंने अपनी उंगलियों को जोड़कर दिखाया। जब तुम इस तरह अपने हाथ रखते हो तो तुम बिना बोले ये कह रहे होते हो कि मुझे अपनी बात पर पूरा भरोसा है। गौर करना, बड़े बड़े नेता और सीईओ अक्सर इसी मुद्रा में बैठते हैं। ये हाथ मलने या उंगलियां चटकाने का बिल्कुल उल्टा है। हाथ मलना घबराहट है, पर स्टीपल करना आत्मविश्वास है। वनेसा ने रोहन को एक और मजेदार बात बताई, जिसे वो फ्रंटिंग कहती थी। उन्होंने कहा, रोहन, हमारे पैर हमारे शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा होते हैं। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो पर तुम्हारे पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि तुम वहां से भागना चाहते हो। तुम्हारा धड़, टोर्सो, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे पैर, ये तीनों उस इंसान की तरफ होने चाहिए जिससे तुम बात कर रहे हो। इसे ट्रिपल फ्रंटिंग कहते हैं। ये सामने वाले को इज्जत देने का सबसे बड़ा तरीका है। रोहन ने अपनी कुर्सी घुमाई और पूरी तरह वनेसा की तरफ मुखातिब हो गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी अपनी एकाग्रता भी बढ़ गई है। जब आपका शरीर किसी की तरफ होता है तो आपका दिमाग भी वहीं मौजूद रहता है। वनेसा ने उसे एक और पाव मूव सिखाया, जिसे दी लीन कहते हैं। उन्होंने मेज की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहा, जब तुम किसी बात से सहमत होते हो या उसमें दिलचस्पी लेते हो तो तुम हल्का सा आगे झुकते हो। लेकिन सावधान रहना, अगर तुम बहुत ज्यादा आगे झुक गए तो तुम अग्रेसिव लग सकते हो, और अगर तुम पीछे की तरफ झुककर बैठ गए और अपने हाथ गर्दन के पीछे रख लिए तो तुम अहंकारी लग सकते हो। रोहन को अपनी पिछली मीटिंग याद आई जहां वो कुर्सी पर पीछे की तरफ रह गया था। उसे लगा था वो रिलैक्स्ड दिख रहा है, पर असल में वो क्लाइंट को लेजी और डिसइंटरेस्टेड लग रहा था। बातों बातों में शाम ढलने लगी थी। वनेसा ने अपनी कॉफी तत्म की और बोली, रोहन, एक आखिरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है द हैंड हाइक। जब हम नर्वस होते हैं तो हम अक्सर अपने हाथों को अपनी जेबों में डाल लेते हैं या अपने अंगूठों को छिपा लेते हैं। कभी ऐसा मत करना। अंगूठे आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं। अगर हाथ जेब में हो भी तो अंगूठे बाहर रहने चाहिए। ये एक छोटा सा फर्क है, पर यह लोगों के अवचेतन मन को बताता है कि तुम नियंत्रण में हो। रोहन ने अपने अंगूठों को देखा और मुस्कुराया। उसे लग रहा था जैसे उसे अपनी ही बॉडी का यूजर मैनुअल मिल गया हो। वनेसा ने जाते जाते कहा, कल तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा है। ऑफिस में जाकर बस 3 लोगों को आईब्रो फ्लैश देना और एक मीटिंग में ट्रिपल नॉड का इस्तेमाल करना। देखना क्या होता है, पर याद रहे, ये कोई चालाकी नहीं है। ये लोगों को समझने और उन्हें सहज महसूस कराने का एक तरीका है। जब तुम अपनी नॉन वर्बल लैंग्वेज ठीक करते हो तो तुम लोगों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद जगह बन जाते हो। रोहन वही बैठा रहा, अपने हाथों को स्टीपल की मुद्रा में रखकर। उसे अपनी उंगलियों के जुड़ाव में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। वो अब डर नहीं रहा था, बल्कि आने वाले कल को लेकर उत्साहित था। उसे समझ आ गया था कि करिश्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लेकर पैदा होते हैं, बल्कि ये उन छोटे छोटे सिग्नल्स का चुनाव है जो आप हर पल करते हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की भीड़ में हजारों लोग चल रहे थे। हर कोई अपनी एक अलग खामोश कहानी सुना रहा था, और रोहन अब उस कहानी को पढ़ना शुरू कर चुका था। उसे पता था कि रास्ता लंबा है, पर उसके पास अब एक नक्शा था। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी पीठ सीधी की और एक नए आत्मविश्वास के साथ कैफे से बाहर निकल गया। उसे अब किसी अंधेरे कोने में छिपने की जरूरत नहीं थी। वो अपनी रोशनी खुद तैयार कर रहा था। अगले दिन जब रोहन ऑफिस पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी जासूसी मिशन पर हो। वनेसा की बातों ने उसके देखने का नजरिया ही बदल दिया था। उसने लिफ्ट में घुसते ही सिक्योरिटी गार्ड को एक छोटा सा आईब्रो फ्लैश दिया
और मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। गार्ड, जो आमतौर पर बस सर हिलाकर रह जाता था, आज अचानक सीधा खड़ा हो गया और उसने पूरी गर्मजोशी से जवाब दिया। रोहन को ताज्जुब हुआ कि एक सेकंड से भी कम समय का वो इशारा इतना बड़ा असर डाल सकता है। वो अपनी डेस्क पर बैठा ही था कि उसके बॉस मिस्टर खन्ना उसके पास आए। खन्ना थोड़े सख्त मिजाज के आदमी थे। उनकी आवाज हमेशा ऐसी होती थी जैसे कोई भारी पत्थर लुढ़क रहा हो। उन्होंने रोहन से एक रिपोर्ट के बारे में पूछा। रोहन ने बात सुनते वक्त धीरे धीरे ट्रिपल नॉड किया। उसने महसूस किया कि खन्ना, जो हमेशा बात काटकर आगे बढ़ जाते थे, आज रुककर उसे पूरी बात समझाने लगे। उन्हें शायद पहली बार ये एहसास हो रहा था कि रोहन उनकी बात को गहराई से समझ रहा है। लेकिन असली चुनौती तब आई जब रोहन को एक जूम कॉल अटेंड करनी थी। वीडियो कॉल पर बॉडी लैंग्वेज का दायरा छोटा हो जाता है। वहां सिर्फ आपका चेहरा और आपकी आवाज ही आपके हथियार होते हैं। रोहन ने कॉल शुरू की, पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसे अपनी आवाज में वही पुरानी झिझक महसूस हुई। वो बहुत तेज बोल रहा था और उसकी आवाज की पिच यानी सुर थोड़ा ऊंचा जा रहा था। उसे अपनी आवाज किसी डरे हुए बच्चे जैसी लग रही थी। कॉल खत्म होने के बाद वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने शाम को वनेसा को फोन किया और अपनी उलझन बताई। वनेसा ने शांति से सुना और बोली, रोहन, तुमने शरीर की भाषा तो समझ ली, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आवाज में भी हजारों क्यूज छिपे होते हैं? लोग तुम्हें सिर्फ देख नहीं रहे, वे तुम्हें सुन भी रहे हैं। और अक्सर हम क्या कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह होता है कि हम कैसे कह रहे हैं। वनेसा ने उसे एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब हम किसी से पहली बार हेलो कहते हैं तो उस एक शब्द के पीछे हमारी पूरी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा लिया जाता है। रोहन, तुम्हारी आवाज के पीछे की हवा, उसका भारीपन या उसका पतलापन, ये सब तुम्हारी कॉम्पिटेंस और वार्मथ का फैसला करता है। उन्होंने समझाया कि आवाज के 5 मुख्य पिलर होते हैं और सबसे पहला है पिच। रोहन ने ध्यान दिया था कि जब वो नर्वस होता है तो उसकी आवाज पतली और ऊंची हो जाती है। वनेसा ने बताया कि ये कुदरती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे गले की मांसपेशियां, वोकल कॉर्ड्स खिंच जाती हैं, जिससे आवाज ऊंची हो जाती है। लेकिन जो लोग प्रभावशाली होते हैं वे अपनी आवाज के मैक्सिमम रेजोनेंस पॉइंट से बोलते हैं। ये वो आवाज है जो आपके सीने से आती है, न कि सिर्फ गले से। उन्होंने रोहन को एक छोटा सा नुस्खा दिया। अगली बार जब तुम बोलो तो बोलने से पहले अपनी पूरी हवा बाहर निकाल दो और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करो। और सबसे जरूरी बात, अपनी आवाज को वाक्य के अंत में नीचे ले जाओ, ऊपर नहीं। रोहन को अपनी पुरानी गलती याद आई, जहां वो मेरा नाम रोहन है कहकर उसे एक सवाल बना देता था। वनेसा ने इसे द क्वेश्चन इन्फ्लेक्शन कहा। उन्होंने समझाया कि जब हम अपनी आवाज को वाक्य के अंत में ऊपर ले जाते हैं तो हम अनजाने में दूसरों से अप्रूवल मांग रहे होते हैं, जबकि एक लीडर हमेशा अपनी आवाज को वाक्य के अंत में नीचे लाता है, जिससे वो बात एक अटल सच्चाई की तरह लगती है। वनेसा ने फिर वोकल फ्राई के बारे में बात की। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग शब्दों के अंत में एक अजीब सी चरमराहट या घिसने जैसी आवाज निकालते हैं? रोहन ने सिर हिलाया। वनेसा बोली, इसे वोकल फ्राई कहते हैं। यह तब होता है जब हमारे पास फेफड़ों में पर्याप्त हवा नहीं होती और हम अपनी आवाज को खींचने की कोशिश करते हैं। सुनने वाले को यह बहुत ही आलसी और कमजोर आवाज लगती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तो अपनी आवाज में वो चरमराहट मत आने दो। अपनी बात को साफ और पूरी हवा के साथ कहो। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो वनेसा ने ब्रेथनेस
यानी आवाज में बहुत ज्यादा हवा होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग बहुत वार्म दिखने के चक्कर में अपनी आवाज को बहुत कोमल और हवादार बना लेते हैं। ये सुनने में प्यारा लग सकता है, पर यह प्रोफेशन नहीं लगता। अगर तुम एक ऑफिस मीटिंग में हो तो तुम्हारी आवाज में एक एज होना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। रोहन को समझ आ रहा था कि वो अब तक अपनी आवाज को सिर्फ एक साधन समझता था, पर यह तो एक पूरा वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट था जिसे उसे ट्यून करना सीखना था। वनेसा ने एक और कमाल की बात बताई, जिसे उन्होंने द पॉज यानी ठहराव कहा। उन्होंने कहा, रोहन, कमजोर लोग सन्नाटे से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे चुप हुए तो वे अपना कंट्रोल खो देंगे, इसलिए वे लाइक यू नो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें वोकल फिलर्स कहा जाता है। लेकिन एक शक्तिशाली इंसान सन्नाटे का इस्तेमाल करता है। वो अपनी बात कहने के बाद रुकता है ताकि उसकी बात का असर सामने वाले के दिमाग तक पहुंच सके। सन्नाटा तुम्हारी बातों को वजन देता है। रोहन ने यह सुनकर एक लंबा पॉज लिया। उसे महसूस हुआ कि उस छोटे से सन्नाटे में भी एक अजीब सी गरिमा थी। उस रात रोहन ने अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसने वही पुरानी प्रेजेंटेशन के कुछ हिस्से पढ़े। पहले उसने वैसे ही पढ़ा जैसे वो हमेशा पढ़ता था, तेज, ऊंची आवाज और अंत में सवालिया निशान के साथ। फिर उसने वनेसा के बताए तरीके आजमाए। उसने अपनी आवाज को थोड़ा गहरा किया, वाक्य के अंत में सुर को नीचे ले गया और बीच बीच में जानबूझकर ठहराव दिए। जब उसने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो आवाज उसकी ही थी, पर वो किसी और की लग रही थी, किसी ऐसे इंसान की जो जानता है कि वो क्या कह रहा है। अगले दिन रोहन का एक पुराना दोस्त समीर उससे मिलने आया। समीर हमेशा से बहुत बोलने वाला और थोड़ा हावी होने वाला लड़का था। वो अक्सर रोहन की बातों को बीच में ही काट देता था। जब वे कैफे में बैठे तो समीर ने अपनी वही पुरानी रफ्तार पकड़ी, लेकिन आज रोहन अलग था। जब समीर ने रोहन की बात काटी तो रोहन तुरंत चुप हो गया। उसने समीर को अपनी बात पूरी करने दी और फिर उसने समीर की आंखों में देखते हुए 3 सेकंड का पॉज लिया। वो पॉज इतना भारी था कि समीर को खुद अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर रोहन ने बहुत ही शांत और गहरी आवाज में अपनी बात शुरू की। समीर ने इस बार उसकी बात नहीं काटी। रोहन ने देखा कि समीर अब ज्यादा ध्यान से उसे सुन रहा है। रोहन को समझ आ गया कि वो अपनी आवाज के जरिए सामने वाले के दिमाग के लॉजिक सेंटर को सक्रिय कर सकता है। वनेसा ने उसे बताया था कि तेज और ऊंची आवाज सामने वाले के अमिगडाला यानी डर के केंद्र को सक्रिय करती है, जिससे वे या तो डिफेंसिव हो जाते हैं या फिर ध्यान हटा लेते हैं। लेकिन एक स्थिर, लयबद्ध और गहरी आवाज सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। रोहन ने उस दिन महसूस किया कि असली करिश्मा शब्दों की भीड़ में नहीं, बल्कि उन शब्दों के बीच के सन्नाटे और उनकी गहराई में है। वो घर लौट रहा था और रास्ते में एफएम पर एक आरजे की आवाज सुन रहा था। अब वो सिर्फ गाने नहीं सुन रहा था, वो उस आरजे की आवाज के उतार चढ़ाव को भांप रहा था। वो समझ पा रहा था कि कब वो वार्मथ का इस्तेमाल कर रहा है और कब वो कॉम्पिटेंस दिखा रहा है। उसे लगा जैसे उसके पास एक नया चश्मा आ गया हो, जिससे वह दुनिया की हर आवाज के पीछे छिपे मकसद को देख सकता है। उसने अपने मन में वनेसा को शुक्रिया कहा। उसे लग रहा था कि अब वो धीरे धीरे अपनी उस माइंड वॉल्ट की चाबी ढूंढ रहा है, जहां उसकी असली काबिलियत छिपी हुई थी। अब उसे अपनी आवाज से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे अपनी आवाज से प्यार होने लगा था। वो जानता था कि आने वाली मीटिंग्स में वो सिर्फ एक चेहरा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी आवाज होगा जिसे कोई अनसुना नहीं कर पाएगा। उसे अपनी इस नई ताकत का एहसास हो रहा था।
और वो इसे और निखारने के लिए तैयार था। सफर अभी जारी था और हर कदम पर एक नया खुलासा उसका इंतजार कर रहा था। रोहन को अब अपनी आवाज पर काबू पाना आ गया था, पर उसे महसूस हुआ कि सिर्फ आवाज और शरीर ही काफी नहीं है। कभी कभी हम सब कुछ सही करते हैं, हमारी पीठ सीधी होती है, आवाज में गहराई होती है, पर फिर भी सामने वाला इंसान हमसे पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। उसे लगा कि शायद उसके शब्दों में वो जादू कम है। उसी शाम वो वनेसा के साथ एक पुराने पार्क में टहल रहा था। वनेसा ने रोहन के उलझे हुए चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुमने संगीत तो सीख लिया, पर अब तुम्हें उसके बोल यानी लिरिक्स पर ध्यान देना होगा। इसे हम वर्बल क्यूज कहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि कुछ शब्द हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं, जबकि कुछ शब्द हमें बोरियत या तनाव की तरफ ले जाते हैं? रोहन ने हैरानी से पूछा, क्या शब्दों का भी इतना बड़ा असर होता है? वनेसा ने एक बेंच पर बैठते हुए समझाया, बिल्कुल भाई। जरा सोचो, जब तुम किसी मीटिंग की शुरुआत करते हो तो तुम क्या कहते हो? ज्यादातर लोग वही घिसे पिटे फाइन, बिजी या गुड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये डेड वर्ड्स हैं, इनसे कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, तो तुम्हें कैरिज्मेटिक वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा, जैसे एक्साइटेड, इमेजिन, टुगेदर या एब्सोल्युटली। उन्होंने रोहन को बताया कि जब हम कल्पना करो, इमेजिन जैसे शब्द बोलते हैं, तो सामने वाले का दिमाग एक तस्वीर बनाने लगता है। वो सिर्फ सुनता नहीं है, वो उसे जीने लगता है। वनेसा ने रोहन को एक बहुत ही जरूरी बात समझाई, जिसे वो सोशल आइडेंटिटी कहती थी। उन्होंने कहा, रोहन, अगर तुम सिर्फ मैं और मेरा कहते रहोगे तो तुम एक दीवार खड़ी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम हम, हमारा और हमें यानी वी और अस का इस्तेमाल करते हो, तो तुम सामने वाले को अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हो। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर यह किसी भी अनजाने इंसान को तुम्हारा दोस्त बना सकता है। रोहन को याद आया कि कैसे वो हमेशा मेरी रिपोर्ट या मेरा आइडिया कहता था, जिससे अनजाने में ही वो दूसरों को दूर कर रहा था। अब उसे समझ आया कि असली करिश्मा दूसरों को साथ लेकर चलने में है। बातों बातों में वनेसा ने एक और गहरा राज खोला। उन्होंने कहा, लेकिन रोहन, सिर्फ शब्दों को चुनना काफी नहीं है, तुम्हें दूसरों के चेहरे पर छिपे उन छोटे छोटे सच को भी पढ़ना होगा, जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये वो भाव है जो चेहरे पर एक सेकंड के 25वें हिस्से के लिए आते हैं और चले जाते हैं। अगर तुमने इन्हें पकड़ लिया तो तुम दुनिया के सबसे समझदार इंसान बन सकते हो। उन्होंने 7 बुनियादी भावों के बारे में बताया, पर सबसे ज्यादा जोर कॉन्टेम्प्ट यानी तिरस्कार पर दिया। वनेसा ने अपने होंठ का एक कोना हल्का सा ऊपर उठाया, जैसे कोई किसी का मजाक उड़ा रहा हो। इसे कहते हैं दी माउथ श्रग। अगर तुम किसी को कुछ समझा रहे हो और उसके चेहरे पर यह भाव आए, तो समझ जाना कि वह तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, या उसे लगता है कि वह तुमसे बेहतर जानता है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि मीटिंग्स में अक्सर कुछ क्लाइंट्स ऐसा ही चेहरा बनाते थे। उसने इसे बस एक सामान्य एक्सप्रेशन समझा था, पर अब उसे पता चला कि वो उसके प्रति उनकी नफरत या अनादर का संकेत था। वनेसा ने आगे समझाया, इसी तरह डिसगस्ट यानी घृणा है, जहां नाक सिकुड़ जाती है, या फिर फियर, जहां आंखें फैल जाती है और भौं पास आ जाती है। अगर तुम इन संकेतों को पकड़ना सीख जाओ, तो तुम अपनी बात को उसी वक्त बदल सकते हो, ताकि सामने वाला सहज महसूस करे। रोहन को लगा जैसे उसे कोई सुपर पावर मिल रही हो। उसे अब समझ आ रहा था कि लोग झूठ बोल सकते हैं, उनकी जुबान धोखा दे सकती है, पर उनके चेहरे के ये सूक्ष्म इशारे कभी झूठ नहीं बोलते।
वनेसा ने रोहन को एक और मजेदार तकनीक सिखाई जिसे वो वर्बल एंकर्स कहती थी। उन्होंने कहा, रोहन, जब भी कोई तुमसे पूछे कि हाउ आर यू, तो कभी फाइन मत कहना। ये बातचीत का अंत है। इसके बजाय कुछ ऐसा कहो जो उन्हें बातचीत जारी रखने का मौका दे। जैसे, आज का दिन बहुत रोमांचक रहा क्योंकि मैंने एक नई तकनीक सीखी। इससे सामने वाले को सवाल पूछने की जगह मिलती है। तुम लोगों को अपनी बातों से हुक कर रहे हो। रोहन ने गौर किया कि वो अब तक बातचीत को सिर्फ खत्म करने की कोशिश करता था, उसे संवारने की नहीं। वनेसा ने फिर सिमिलैरिटी अट्रैक्शन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी नकल करो, बल्कि इसका मतलब यह है कि उनकी एनर्जी और उनके शब्दों को समझो। अगर सामने वाला तेज और जोश में बोल रहा है तो तुम बहुत धीरे और ठंडे होकर मत बोलो। अपनी लय को उनके साथ मिलाओ। इसे मिररिंग नहीं बल्कि अट्यूनिंग कहते हैं। रोहन को महसूस हुआ कि बातचीत एक डांस की तरह है। अगर आप अपने पार्टनर की लय से नहीं मिलेंगे तो पैर आपस में टकराएंगे ही। उस शाम जब रोहन घर लौट रहा था, उसने एक सब्जी वाले और उसके ग्राहक के बीच की बातचीत को गौर से देखा। उसने देखा कि कैसे ग्राहक के चेहरे पर हल्का सा कॉन्टेम्प्ट आया जब सब्जी वाले ने भाव बढ़ाकर बताया। उसने देखा कि कैसे सब्जी वाले ने तुरंत अपनी टोन बदली और हमारा शब्द का इस्तेमाल करके ग्राहक को अपना सा महसूस कराया। रोहन को ताज्जुब हुआ कि ये क्यूज तो हर जगह हैं, सड़कों पर, बाजारों में, घरों में। हम बस अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे थे। घर पहुंचकर उसने अपनी डायरी निकाली और उन शब्दों की लिस्ट बनाई जिन्हें वो अब अपनी बातचीत से हटाना चाहता था। एक्चुअली, जस्ट, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ये शब्द उसकी काबिलियत को कमजोर कर रहे थे। उसने तय किया कि अब वो अपनी हर मीटिंग की शुरुआत एक पॉजिटिव एंकर से करेगा और वी यानी हम पर ज्यादा जोर देगा। उसे महसूस हुआ कि अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रह गया था, वो एक ऐसा इंसान बन रहा था जो दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सकता था, उन्हें पच सकता था और उन्हें सही दिशा दे सकता था। रात को बिस्तर पर लेटते समय उसे वनेसा की एक और बात याद आई। रोहन, जो तुम पहनते हो और जो तुम्हारे पीछे दिखता है वो भी एक इशारा है। इसे इमेजरी क्यूज कहते हैं। उसे एहसास हुआ कि उसकी वीडियो कॉल्स के पीछे की अस्त व्यस्त दीवार और उसके ढीले ढाले कपड़े भी लोगों को एक गलत सिग्नल भेज रहे थे। उसे अब अपनी पूरी इमेज को एक नए सिरे से गढ़ना था। वो अपनी आंखें बंद करके कल्पना करने लगा कि अगली मीटिंग में वो कैसे दिखेगा, कैसे बोलेगा और कैसे लोगों के चेहरों को एक खुली किताब की तरह पढ़ेगा। उसे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसे पता था कि शब्दों का ये संसार बहुत बड़ा है, पर अब उसके पास उन शब्दों के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की चाबी थी। वो अब एक ऐसा स्क्रिप्ट राइटर बन रहा था जो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख सकता था, उन संकेतों के साथ जो दुनिया को उसकी असली कीमत बताने वाले थे। उस रात रोहन अपने कमरे में बैठा अपनी पुरानी वीडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग देख रहा था। अब जब उसे क्यूज की समझ हो गई थी तो उसे अपनी गलतियां साफ नजर आ रही थी। उसके पीछे की दीवार पर पुराने कपड़ों का ढेर लगा था और एक मुड़ा हुआ पोस्टर आधा लटका हुआ था। उसे वनेसा की बात याद आई कि हमारा माहौल भी एक इमेजरी क्यों है जो हमारे बोलने से पहले ही लोगों को हमारे बारे में एक राय बनाने पर मजबूर कर देता है। अगले दिन जब वो वनेसा से मिला तो वो एक पुरानी आर्ट गैलरी में खड़ी एक पेंटिंग को निहार रही थी। वनेसा ने बिना पीछे मुड़े कहा, रोहन, क्या तुम्हें पता है कि ये पेंटर्स हजारों साल पहले से जानते थे कि रंगों और बैकग्राउंड का इंसानी दिमाग पर क्या असर होता है? हम अक्सर सोचते हैं
कि सिर्फ हमारे शब्द और शरीर मायने रखते हैं, पर असल में हम जिस फ्रेम में खड़े होते हैं वो हमारी कीमत तय करता है। उन्होंने रोहन को विजुअल प्रेजेंस के बारे में समझाना शुरू किया। वनेसा ने कहा कि अगर तुम किसी बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे कपड़ों का रंग सिर्फ फैशन नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है। उन्होंने नीले रंग, नेवी ब्लू का उदाहरण दिया जो भरोसे और वफादारी का प्रतीक है। रोहन, जब तुम नीला पहनते हो तो तुम अनजाने में लोगों को बता रहे होते हो कि तुम रिलायबल हो। वही काला रंग अथॉरिटी और ताकत का संकेत देता है। और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें क्रिएटिव और अप्रोचेबल समझें तो हल्के और गर्म रंगों का इस्तेमाल करो। रोहन को एहसास हुआ कि वो अक्सर अपनी मीटिंग्स में ग्रे या फीके रंग पहनता था, जिससे वो भीड़ में खो जाता था। वनेसा ने उसे एक और मजेदार बात बताई जिसे वो द हेलो इफेक्ट कहती थी। अगर आपकी पहली इमेजरी यानी आपकी पहली तस्वीर दमदार है तो लोग आपकी बाकी कमियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने उसे अपनी डिजिटल प्रेजेंस सुधारने की सलाह दी। वो छोटी सी प्रोफाइल पिक्चर से लेकर ईमेल के सब्जेक्ट लाइन तक। रोहन ने पूछा, दीदी, क्या ईमेल में भी क्यूज होते हैं? वहां तो ना आवाज है न चेहरा। वनेसा मुस्कुराई और बोली, यही तो सबसे बड़ी भूल है रोहन। तुम्हारे लिखे हुए हर शब्द में एक इशारा छिपा है। क्या तुम जानते हो कि बहुत ज्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने वाले इंसान को लोग कम कॉम्पिटेंट समझते हैं? उन्हें लगता है कि ये इंसान बहुत बेताब है या दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। वहीं जो लोग बहुत ही छोटे और टूटे हुए वाक्य लिखते हैं वे कोल्ड यानी ठंडे लग सकते हैं। असली कला है अपनी वर्बल वार्मथ और कॉम्पिटेंस का संतुलन शब्दों में बिठाना। ईमेल की शुरुआत एक पॉजिटिव एंकर से करो, जैसे आई लव्ड योर आइडिया, और उसका अंत एक एक्शन ओरिएंटेड वाक्य से करो। रोहन को अपनी वे ईमेल याद आई जहां वो जस्ट चेकिंग इन या आई थिंक जैसे कमजोर शब्दों का इस्तेमाल करता था। वनेसा ने उसे सिखाया कि आई थिंक की जगह आई एम कॉन्फिडेंट या माय रिकमेंडेशन इस कहना कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। बातों का सिलसिला बढ़ा तो वनेसा ने स्टेटस क्यूज के बारे में बात की। उन्होंने गैलरी में घूमते हुए एक बड़े बिजनेसमैन की तरफ इशारा किया जो फोन पर बात कर रहा था। रोहन, गौर से देखो, वो इंसान कैसे खड़ा है। उसके पैर थोड़े फैले हुए हैं, वो जगह घेर रहा है और उसके हाथ शांत है। इसे हाई स्टेटस क्यू कहते हैं। जो लोग शक्तिशाली महसूस करते हैं वे कम हिलते डुलते हैं, उनकी आवाज में एक ठहराव होता है और वे अपनी आंखों का इस्तेमाल बहुत सलीके से करते हैं। इसके उलट जो लोग असुरक्षित होते हैं वे अपनी उंगलियों से खेलते हैं, बार बार अपना चेहरा छूते हैं या अपनी घड़ी को ठीक करते हैं। रोहन ने गौर किया कि वो खुद भी अक्सर मीटिंग्स में अपनी पेन से खेलता रहता था। वनेसा ने उसे समझाया कि ये छोटे छोटे सेल्फ टच इशारे असल में तुम्हारे दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर दुनिया को ये बताते हैं कि तुम घबराए हुए हो। वनेसा ने उसे एक बहुत ही एडवांस्ड तकनीक सिखाई जिसे डीकोडिंग कहते हैं। उन्होंने कहा, रोहन, जब तुम किसी मीटिंग रूम में घुसते हो तो सिर्फ अपनी कुर्सी मत ढूंढो, पहले लोगों के बीच के क्यूज को पढ़ो। देखो कि कौन किसकी तरफ मुड़कर बैठा है। लोग अक्सर अनजाने में अपने पैर उस इंसान की तरफ रखते हैं जिसे वे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या जिसे वे लीडर मानते हैं। अगर तुम ये पढ़ना सीख गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कमरे में असली डिसीजन मेकर कौन है। रोहन को लगा जैसे वो कोई जादुई चश्मा पहनकर घूम रहा हो। उसे याद आया कि पिछली मीटिंग में क्लाइंट का पार्टनर बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। अब उसे पता था कि वो एग्जिट क्यूज था। वो इंसान वहां से जाना चाहता था
और रोहन अपनी बात खींचता जा रहा था। उस शाम रोहन ने अपनी अलमारी साफ की, अपने काम करने की मेज को एक नया और प्रोफेशनल लुक दिया और अपने ईमेल ड्राफ्ट्स को फिर से लिखा। उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास सिर्फ उसके अंदर से नहीं आ रहा था, बल्कि उसके आसपास की चीजों से भी उसे ताकत मिल रही थी। उसे वनेसा की वो बात बार बार याद आ रही थी कि योर एनवायरनमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। उसने अपने कंप्यूटर के पीछे एक ऐसी तस्वीर लगाई जो उसे प्रेरणा देती थी और जो उसकी वीडियो कॉल्स में एक सोफिस्टिकेटेड बैकग्राउंड का काम करती थी। अब उसे अपनी डिजिटल और फिजिकल इमेज पर पूरा भरोसा था, लेकिन रोहन के अंदर एक छोटा सा डर अभी भी बाकी था। उसे लग रहा था कि क्या वह इन सब तकनीकों के बीच अपनी असलियत तो नहीं खो देगा? क्या ये सब सिर्फ एक परफॉर्मेंस तो नहीं है? उसने अगले दिन वनेसा से यही सवाल पूछा। वनेसा ने उसे एक बहुत ही गहरी और शांत नजरों से देखा और कहा, रोहन, ये कोई मास्क पहनने जैसा नहीं है। ये अपनी बेहतरीन पर्सनालिटी को बाहर लाने का एक जरिया है। जैसे एक हीरा जब तक तराशा नहीं जाता, वो पत्थर ही लगता है। ये क्यूज वो औजार है जो तुम्हारी असल काबिलियत को दुनिया के सामने चमकने का मौका देते हैं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारा काम अच्छा है, तो ये क्यूज सिर्फ उस सच्चाई को तेजी से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। रोहन को उस दिन समझ आया कि ऑथेंटिसिटी और करिश्मा एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी है। वो अब अपनी सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए तैयार था। इस बार उसके पास सिर्फ डेटा और स्लाइड्स नहीं थी, बल्कि उसके पास उन इशारों की ताकत थी जो दिल और दिमाग दोनों पर असर करते हैं। उसने अपने कपड़े चुने, अपनी आवाज को गहराई दी और अपने ईमेल में उन शब्दों को पिरोया जो भरोसा जगाते थे। उसे अब किसी के सामने खुद को साबित करने की बेचैनी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके क्यूज उसके लिए आधे से ज्यादा काम पहले ही कर देंगे। उस रात वो बहुत चैन से सोया, जैसे किसी बड़े युद्ध से पहले एक योद्धा अपनी तलवार को धार देकर निश्चिंत हो जाता है। उसे पता था कि कल का दिन उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। सफर अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था और रोहन उस मंजिल को अपनी आंखों के सामने साफ देख पा रहा था। सुबह की उस पहली किरण के साथ जब रोहन की आंखें खुली, तो उसे महसूस हुआ कि आज की हवा में कुछ अलग था। वो घबराहट जो पहले उसके पेट में एक पत्थर की तरह बैठी रहती थी, आज वो एक शांत लहर में बदल चुकी थी। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, पर नजरों में एक ठहराव था। उसने नीले रंग की शर्ट पहनी, जो न केवल उसे रिलायबल दिखा रही थी, बल्कि उसे खुद को भी एक भरोसा दे रही थी। आज वो दिन था जब उसे उस बड़े प्रोजेक्ट की दोबारा प्रेजेंटेशन देनी थी, जहां वो पिछली बार हार गया था। पर आज रोहन अकेला नहीं था। उसके पास वनेसा की दी हुई वो अदृश्य भाषा थी, जो अब उसकी रगों में दौड़ रही थी। उसने अपनी मेज पर रखे कांच के गिलास को देखा और एक गहरी सांस लेकर अपनी आवाज को उस मैक्सिमम रेजोनेंस पॉइंट पर सेट किया। उसने बस एक शब्द कहा, तैयार। उसकी अपनी आवाज ही उसे एक बड़े भाई की तरह ढांढस बंधा रही थी। ऑफिस का वो बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम आज पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। रोहन ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसने अपनी विजुअल प्रेजेंस का इस्तेमाल किया। वो सीधा खड़ा हुआ, अपने हाथों को अपनी साइड में ढीला छोड़ा और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबको एक आईब्रो फ्लैश दिया। उसने देखा कि मेज के चारों तरफ बैठे लोग, जो अपनी फाइलों में डूबे थे, अचानक सिर उठाकर उसकी तरफ देखने लगे। ये उस सिग्नल का जादू था। रोहन ने अपनी जगह ली और अपनी फाइलें रखने के बाद अपने हाथों को स्टीपल की मुद्रा में मेज पर रख दिया। उसने बोलना शुरू करने से पहले 3 सेकंड का एक भारी पॉज लिया।
उस सन्नाटे में एक अजीब सी शक्ति थी जिसने पूरे कमरे का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। उसने अपनी बात की शुरुआत एक पॉजिटिव एंकर से की। उसने कहा, पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने उन चुनौतियों की बात की थी जो हमें रोक रही हैं, पर आज मैं आप सबके सामने वो रास्ता रखने आया हूं जो हमें साथ में मंजिल तक ले जाएगा। उसने जानबूझकर वी और टुगेदर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे कमरे की ठंडी हवा में एक वार्मथ घुलने लगी। प्रेजेंटेशन के बीच में उसने गौर किया कि एक सीनियर पार्टनर मिस्टर सिंघानिया लगातार अपनी आंखों को हाथ से ढक रहे थे और उनके पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए थे। रोहन समझ गया कि ये ब्लॉकिंग क्यूज हैं। सिंघानिया जी या तो उसकी बात से बोर हो रहे थे या फिर उन्हें कोई शक था। वनेसा ने उसे सिखाया था कि ऐसे में हार नहीं माननी है बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है। रोहन ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा और गंभीर किया और सीधे सिंघानिया जी की आंखों में देखते हुए अपना सिर हल्का सा एक तरफ झुकाया, हेड टिल्ट। उसने कहा, सर, मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से थोड़े जटिल लग सकते हैं। आपकी राय इसमें सबसे ज्यादा मायने रखती है। जैसे ही उसने ये वल्नरेबिलिटी और रिस्पेक्ट का इशारा किया, सिंघानिया जी ने अपने हाथ हटा लिए और कुर्सी पर थोड़ा आगे झुक गए। द लीन। रोहन ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी। उसने एक विरोधी को एक साथी में बदल दिया था। तभी रोहन ने एक और चीज नोटिस की जो उसे हैरान कर गई। कमरे के एक कोने में बैठा एक नया मैनेजर जो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। रोहन ने गौर किया कि जब भी वो मैनेजर हाँ बोल रहा था, उसका सिर बहुत ही हल्का सा नामे हिल रहा था। इसे नॉन वर्बल लीकेज कहते हैं, जब आपका शरीर वो सच बोल देता है जो आपकी जुबान छिपाना चाहती है। रोहन को समझ आ गया कि ये इंसान सिर्फ ऊपर ऊपर से साथ दे रहा है, पर अंदर से वो इस आइडिया के खिलाफ है। रोहन ने उसे टोकने के बजाय अपनी बातों में लॉजिकल कॉम्पिटेंस बढ़ा दी। उसने डेटा और फैक्ट्स को इतनी गहराई से पेश किया कि उस मैनेजर की शंकाओं के लिए कोई जगह ही नहीं बची। रोहन अब सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा था, वो कमरे में मौजूद हर एक क्यू को शतरंज की चाल की तरह पत रहा था और उसका जवाब दे रहा था। मीटिंग खत्म होने तक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग शुरुआत में उसे एक मामूली लड़का समझ रहे थे, वे अब उसकी बातों पर मंत्रमुग्ध थे। रोहन ने अपनी प्रेजेंटेशन का अंत अपनी आवाज को वाक्य के आखिर में नीचे ले जाकर किया, जिससे उसकी बात एक पत्थर की लकीर जैसी लगी। उसने कहा, यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, यह हमारा साझा भविष्य है। और फिर उसने चुप्पी साध ली। पूरे कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी रही और फिर तालियों की गूंज सुनाई दी। सिंघानिया जी खुद चलकर उसके पास आए और हाथ मिलाते हुए बोले, रोहन, आज तुम्हारी बातों में एक अलग ही वजन था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि हमें महसूस करा रहे हो। रोहन ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहा, पर वो जानता था कि ये जादू उसके शब्दों का नहीं बल्कि उन क्यूज का था जिन्होंने एक अनकहा रिश्ता जोड़ दिया था। शाम को वो वनेसा से मिलने उसी पुरानी जगह पहुंचा जहां से ये सफर शुरू हुआ था। वनेसा को दूर से देखते ही उसने पहचान लिया कि वो आज बहुत खुश थी। उन्होंने रोहन को देखते ही कहा, आज तुम्हारी चाल में वो इनविजिबल मैन कहीं नहीं था। रोहन, आज तुम उस करिश्मा जोन में थे जहां लोग तुम्हें सिर्फ सुनते नहीं बल्कि तुम पर भरोसा करते हैं। रोहन ने बेंच पर बैठते हुए एक लंबी और राहत भरी सांस ली। उसने कहा, दीदी, मुझे पहले लगता था कि करिश्मा कोई ऐसी चीज है जो हमारे पास होती है या नहीं होती, पर अब मुझे समझ आया कि ये तो एक कला है, एक सलीका है दूसरों को ये एहसास कराने का कि वे हमारे लिए मायने रखते हैं। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं था,
ये उन सब लोगों के बारे में था जो उस कमरे में मौजूद थे। वनेसा ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल भाई, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा क्यों है साफ नीयत। अगर तुम्हारी नीयत में खोट है तो दुनिया की कोई भी तकनीक तुम्हें करिश्माई नहीं बना सकती। पर अगर तुम वाकई दूसरों की मदद करना चाहते हो तो ये क्यूज उस पुल की तरह काम करते हैं जो तुम्हारी अच्छाई को लोगों के दिल तक पहुंचाते हैं। रोहन, अब तुम तैयार हो। अपनी इस ताकत का इस्तेमाल हमेशा लोगों को जोड़ने के लिए करना, न कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए। रोहन ने सर झुकाकर उनकी बात मानी। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अब सुलझ चुका है। वो अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं था जो सिर्फ चिल्लाकर अपनी बात मनवाना चाहती है। वो उस शांत गहराई का हिस्सा था जो बिना बोले भी सब कुछ कह जाती है। घर लौटते समय रोहन ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। शहर की रोशनी आज उसे ज्यादा चमकदार लग रही थी। उसे याद आया कि कैसे वो कुछ हफ्तों पहले खुद को कितना कमजोर समझता था। पर आज उसके पास एक ऐसा खजाना था जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता था। उसने अपनी उंगलियों को एक बार फिर स्टीपल की मुद्रा में जोड़ा और मुस्कुराया। उसे अब किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं थी। उसकी हर छोटी बातचीत अब एक नया अनुभव थी। उसने अपनी डायरी में आखिरी बात लिखी, करिश्मा दूसरों को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि उन्हें यह एहसास कराना है कि वे कितने खास हैं। उस रात की खामोशी में रोहन को अपनी रूह की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसे बता रही थी कि उसका असली सफर तो अब शुरू हुआ है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि रोहन की इस कहानी ने आपके अंदर भी उन अनकहे संकेतों को समझने की एक नई लौ जलाई होगी। याद रखिएगा, आपकी आवाज, आपका शरीर और आपके शब्द, ये सब आपकी उस अद्भुत कहानी के हिस्से हैं जो दुनिया सुनने का इंतजार कर रही है। अपनी इस माइंड वॉल्ट की चाबी को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि असली बदलाव हमेशा एक छोटे से इशारे से ही शुरू होता है। बस अपनी नीयत साफ रखिए और अपनी इस खामोश भाषा को दुनिया से बातें करने दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।